सैया भाई कोतवाल तो डर का आएगा। तो जब अपनी पार्टी की सरकार एक एमएलए जिता के, यानी एक एमएलए, इस पर इतना कूद रहे हैं जैसे लगता है कि आसमान हासिल कर लिए। तो सीबीआई को उसको देखना चाहिए और हम सीबीआई से ही आग्रह करेंगे। एक और तो वह हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते कि हम बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, इसे हमको रिहा कर दिया जाए। और दूसरी ओर जब सैया कोतवाल बन गई तो वो दरबार लगा रहे हैं। इसलिए सीबीआई को हाईकोर्ट की नोटिस में इस बात को लाना चाहिए कि ये कैदी को कैदी के रूप में रहना चाहिए। वो जेल में बैठ कर ट्वीट कैसे कर रहे हैं? क्या जेल में बैठे व्यक्ति को भले उनका बाहर से कोई व्यक्ति करे, उनके नाम से बयान देने का अधिकार है क्या? ट्वीट करने का अधिकार है क्या? राजनीतिक टीका टिप्पणी करने का अधिकार है क्या? ये सुधरने वाले नहीं हैं। मैंने वो इस जन्म में लालू यादव सुधरने वाले नहीं हैं। तो वो उनको मालूम है कि 2 दिन 3 दिन हम लोग टैग टैग करते रहेंगे, फिर वही का वही जो है। लेकिन कोर्ट भी इसको देखे, सीबीआई को भी इसको देखना चाहिए और हाईकोर्ट के सामने इस मामले को ले जाना चाहिए। ये कैदी जो है इस तरह से और दरबार लगा रहा है, तो कल शहाबुद्दीन दरबार लगाएंगे, कल राजवल्लभ यादव इसी तरह से दरबार लगाएंगे, फिर अरुण यादव फरार चल रहे हैं बलात्कार के आरोपी। तो जेल में बैठा व्यक्ति चाहे वो बलात्कारी हो, भ्रष्टाचारी हो, अगर इस तरह से वो दरबार लगाता है, और मुझे आश्चर्य लगता है कि कांग्रेस राजद के नेता उनका बचाव कर रहे हैं, कह रहे हैं क्या हो गया, 2-4 लोग मिलने चले गए, अभी कानून से ना जेल चलती है या सरकार चलती है। इसलिए हेमंत सोरेन की सरकार को देखना चाहिए कि कोई भी कानून का उल्लंघन न करे। यह दायित्व तो वहाँ की सरकार का बनता है। धन्यवाद। उसने लेफ्ट की तरफ से आरोप लगाया कि विद्यार्थी परिषद में इस तरह की हिंसक झड़प हुआ है और काफी एक्टिविटी वहाँ पहुंचे थे, तो सीधे तौर पर भाजपा और एबीवीपी और आरएसएस पर आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, आरोप लगाने में क्या लगता है? हम लोग को जानकारी है कि वहाँ पर फीस वृद्धि को लेकर 2 साल हो गया था और उन दोनों के बीच की लड़ाई है। जो नए लड़के आए थे वो एडमिशन लेना चाह रहे थे और कुछ लोग थे जो फीस वृद्धि का विरोध करे थे। उन लोगों ने कमरे में जाकर सर्वर तोड़ दिया, कंप्यूटर पर काम नहीं करने दे रहे थे। अगले 4-5 दिनों से ये लगातार घटना घट रही थी कि जिस कमरे में एडमिशन हो रहा था, जिस बिल्डिंग में, वहाँ के कंप्यूटर, वहाँ के सर्वर को तोड़ दिया गया और पुलिस में उसके पहले भी सूचना दी गई। और जो नए लड़के आ रहे थे एडमिशन के लिए, उनका कहना था भी कि हमारा एडमिशन होना चाहिए। इन्हीं सब बातों को लेकर कुछ विवाद हुआ। तो ये 2 समूहों के बीच का झगड़ा है, उसमें लेफ्ट से जुड़े संगठन और बाकी विद्यार्थी परिषद और अन्य संगठन, तो 2 ग्रुप के बीच का झगड़ा है। बाकी डिटेल बात की जानकारी तो मुझे भी नहीं है पूरा, जो मैंने अखबारों में देखा है, जो वहाँ के रजिस्ट्रार का जो बयान आया है, जो जेएनयू के जो रजिस्ट्रार हैं, उनके बयान की कॉपी मेरे पास है। उसमें उन्होंने दिया है कि 4-5 दिनों से एडमिशन में लोग बाधा पैदा कर रहे थे और बार बार जाकर जो सर्वर होता है कंप्यूटर का, उसको तोड़ दिया गया, कंप्यूटर को तोड़ दिया गया। इन्हीं कुछ बातों को लेकर 2 लड़कों का झगड़ा है, बाकी है। लेकिन जो भी वो दुर्भाग्यपूर्ण है और केंद्र की सरकार ने भी कहा है कि जो भी दोषी होंगे उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो विश्वविद्यालयों के कैंपस में हिंसा नहीं होनी चाहिए। हम हिंसा के विरोधी हैं कि कोई हिंसा घटना होती है तो जो भी दोषी हो, इधर क्यों या उधर क्यों हो, पुलिस उन पर कार्रवाई करेगी। पुलिस को लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। पूरे बिहार में लोकसभा चुनाव सबसे कठिन समय था बीजेपी जेडीयू के गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर। लेकिन 4 साल के बाद हम लोग साथ में आए थे, तो नया दल भी साथ में था। बीजेपी 22 सीट जीती थी। तो जो सबसे कठिन दौर था गठबंधन में सीटों के फैसले के बारे में, दोनों के शीर्ष नेता बैठकर उसका समाधान कर लिया। उसका परिणाम भी आया कि 40-39 सीटें जीत गया। तो जब समय नजदीक आएगा तो दोनों दलों के जो शीर्ष नेता हैं वो बैठेंगे और कौन कितनी सीट लड़ेगा, कौन ज़्यादा लड़ेगा, कम लड़ेगा, कौन कितना लड़ेगा, बिना किसी विवाद के, बिना मीडिया को पता चले हम लोग निर्णय कर लेंगे। जब निर्णय हो जाएगा तो इसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा कर देंगे कौन कितनी सीट लड़वा है। इसलिए सीट शेयरिंग इतना बेहतर गठबंधन है। 17 साल हो गया, जनता ने इस गठबंधन को अपना समर्थन दिया और इस गठबंधन ने बिहार में जो काम करके दिखलाया, आज भी लोग उसका
मैं लोगों को ध्यान में कि किसी से सरकार काम कर रही है, इसलिए बिना किसी विवाद के दोनों गठबंधन के दल बैठकर तीन दल हैं, विधानसभा की सीटों का बैठकर बंटवारा कर लेंगे। इसको लेकर कहीं कोई और विवाद नहीं होगा। अरे एनआरसी पर कहाँ कुछ हो रहा है? एनआरसी पर कौन? एनआरसी तो हो ही नहीं रहा अभी। वही तो सवाल है सर, वो लोग नहीं समझ पा रहे आपके सब सहयोगी समझ रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे। आप पूरी बात को आप एनपीआर एनआरसी में कंफ्यूज हो रहे हैं। एनपीआर क्या है? एनआरसी में तो पीएम ने कह दिया, नीतीश जी ने कह दिया, और दो बड़े नेता हैं नीतीश कुमार, अमित शाह और नरेंद्र, दोनों ने कह दिया कि एनआरसी पर भी कोई चर्चा नहीं है। एनआरसी तो विषय नहीं है। फिर किसी पार्टी में कौन क्या बोलता है उसका क्या महत्व है? सवाल ये कि उनके पार्टी के केसी त्यागी हैं, प्रवक्ता हैं, वो कोई बात बोले तो मैं जवाब दे सकता हूँ, या अगर वशिष्ठ बाबू कुछ बात बोले या नीतीश जी बोले। अब हमारी और उनकी पार्टी में इतने 2 दर्जन नेता हैं, कोई कुछ बोलता तो हर बात का हम जवाब नहीं ना दे सकते। जो नीतीश जी ने भी कह दिया एनआरसी के बारे में, अभी कुछ नहीं है, नरेंद्र मोदी भी कह दिया। और एनपीआर के बारे में तो नीतीश, और 27 फरवरी 2007 को यूपीए की सरकार थी। तो राजस्थान और गुजरात में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, 71 में जो हुआ हिंदू पाक वार, उसमें जो हिंदू आए थे राजस्थान और गुजरात में विशेष करके, उन लोगों को यूपीए सरकार और एनडीए सरकार ने नागरिकता देने का काम किया। तो मेरे पास लंबी चौड़ी लिस्ट है इसकी कि तरुण गोगोई ने क्या कहा। उन्होंने 2012 अप्रैल 20 में कहा प्रताड़ित अल्पसंख्यक शरणार्थी ये घुसपैठिए नहीं है। तो 2004 से लेकर 14 तक जब यूपीए की सरकार थी तो वो कांग्रेस मानती रही कि प्रताड़ना हो रही है, परंतु कभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया उनको पुनर्वासित करने के लिए। तो जब पंडित नेहरू ने जो वायदा किया था देश की जनता के साथ, और जो नेहरू लियाकत समझौता हुआ था 1950 में, कि दोनों देश अपने अपने देश के भीतर रहने वाले जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनके हितों की रक्षा करेंगे। भारत ने तो अपने कर्तव्य का पालन किया, लेकिन पाकिस्तान में रहने पाकिस्तान के हुक्मरानों ने अपने देश के अल्पसंख्यकों का हितों का ख्याल नहीं रखा। उसी का परिणाम था इतनी बड़ी संख्या में लगातार लोगों को शरण लेने के लिए धार्मिक कारणों से और भारत आना पड़ा है। जैसे हम अपने देश के अल्पसंख्यकों की चिंता करते हैं, अगर पाकिस्तान ने अपने देश के अल्पसंख्यकों की चिंता की होती तो आज इस कानून को लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो सवाल हिंदू और मुसलमान का नहीं है, क्योंकि वो इस्लामिक स्टेट है, वो इस्लामी राज्य है, वो पंथ निरपेक्ष राज्य नहीं है। वहां पर सभी धर्मों को स्वतंत्रता नहीं है, वहां पर सभी धर्मों को अपने धार्मिक आचरण करने की आजादी नहीं है। जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं वो पहले दर्जे के नागरिक हैं। अभी आपने देखा होगा कि पेशावर में जिस सिख युवक की हत्या हुई, उसका बयान आया अखबारों में कि हम लोगों को एफआईआर करने से भी ऊपर से जब तक अनुमति नहीं मिलती तो एफआईआर भी दर्ज नहीं होता है। इसलिए पाकिस्तान बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार, प्रताड़ना, धर्मांतरण, उनके धार्मिक स्थलों को तोड़ा जाना, यह कोई नई घटना नहीं है। ये 47 के बाद से लगातार ये घटनाओं का क्रम चलता रहा, और उसी का परिणाम है कि आबादी घटकर और नाम मात्र की आबादी इन देशों की तरह, तो कहाँ चले गए वो?
इसलिए वैसे लोगों को नागरिकता देना, वैसे लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, ये हमारा नैतिक दायित्व है। और बाकी तो अगर किसी दूसरे मुल्क का, अगर कोई मुस्लिम हो, ईसाई हो, वो भी अगर भारत सरकार से आकर कहता है कि हमको नागरिकता दी जाए, उसको नागरिकता दी जा सकती है, उसका प्रावधान है, और उन लोगों को नागरिकता दी गई इसके पहले। लेकिन यह जो कानून, ये केवल जो आर्थिक कारणों से आए भारत में, ये उनके लिए नहीं है। राजनीतिक कारणों से आए, ये उनके लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो धार्मिक प्रताड़ना के कारण जिन लोगों को आना पड़ा। वो जो महिला है बांग्लादेश वाली तस्लीमा है, वो धार्मिक कारणों से नहीं है, वो पॉलिटिकल कारणों से आई। अनंत स्वामी को तो हम लोगों ने दिया ही नागरिकता, यानी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो जो लोग पॉलिटिकल कारण से किसी देश के अंदर उसने बयान दिया सरकार के खिलाफ, उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, और दूसरा देश शरण देता है। दुनिया के 50 देशों में लोगों को शरण मिली है। तो पॉलिटिकल कारणों से किसी को प्रताड़ित किया जा रहा है, किसी को प्रताड़ित किया जा रहा है वैचारिक कारणों से। ये धार्मिक कारण से, केवल धार्मिक कारण से जिनको प्रताड़ित किया गया, उन्हीं लोगों के लिए कानून है। अब किसी को नौकरी नहीं मिल रही है तो उनको संरक्षण देने के लिए कानून नहीं है। उनको कोई देश नौकरी देने के लिए किसी अन्य देश के नागरिक को अनुमति नहीं दे सकती कि वहाँ नौकरी नहीं मिल रही है, गरीबी है, तो आप आ जाएंगे यहाँ पर। तो अगर कोई अन्य कारणों से आता है, और अभी हाल ही की बात है, लगभग दो माह पूर्व अमेरिका से 350 भारतीयों को हवाई जहाज में भरकर भारत लाया गया, क्योंकि ये वो भारतीय थे जो अवैध तरीके से और अमेरिका में जाकर फंस गए थे। ना पासपोर्ट था, ना वीज़ा था, ना अनुमति थी, और वहाँ जाकर अपना चोरी छिपे कुछ काम कर रहे थे। अमेरिका की सरकार ने उनको पकड़ा, गिरफ्तार किया, और फिर अपने खर्च से उनको भारत भेज दिया। तो कहने का मतलब है कि ये वो लोग थे जो नौकरी की तलाश में चले गए अमेरिका या कहीं। ये धार्मिक प्रताड़ना के कारण, अगर पाकिस्तान बांग्लादेश में मंदिर नहीं तोड़े जाते, लोगों को अपने रीति रिवाज का निर्वहन करने की अनुमति मिली होती, तो उन लोगों को भाग कर नहीं आना पड़ता, उनकी बहु बेटियां को सुरक्षित होती। उसे मैंने कहा भी अपने भाषण में कि ननकाना साहिब में जो कुछ हुआ, वही प्रमाणित करता है कि नागरिकता संशोधन विधेयक लाना ये उसको सिद्ध कर दिया कि भारत सरकार का निर्णय जो है वो सही निर्णय था। और जो लोग सवाल उठाते हैं कि पाकिस्तान में कहाँ अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर अत्याचार हो रहा है, तो पुरानी बातें लोगों को विस्मरण हो जाती है। ये तो जीता जागता 4 दिन पहले की घटना है। एक सिख समुदाय की लड़की का अपहरण किया गया, धर्मांतरण किया गया, जो उनसे शादी की गई, गुरुद्वारे को घेर लिया गया और धमकी दी कि गुरुद्वारे को तोड़कर वह मस्जिद बना देगी। ये कोई एक घटना नहीं है। तो मित्रों, जो एक भ्रम पैदा किया, इसमें अपने मुस्लिम भाइयों से अपील करूंगा, ये किसी को देश से निकालने का कानून नहीं है। ये देश में जो लोग धार्मिक कारणों से आ गए, उनको नागरिकता देने का और ये कानून है। और एनआरसी के बारे में प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि अभी इसकी कोई चर्चा भी नहीं हुई है, इसके बारे में मंत्रिपरिषद में कोई बहस नहीं हुई, कोई निर्णय नहीं हुआ है। तो जब एनआरसी अभी तत्काल कोई विषय ही नहीं है, लेकिन एक का प्रचार कर दिया गया है गरीबों में, कुछ वर्ग विशेष के लोगों में, आपको लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, आपको प्रमाण देना पड़ेगा। तो मैं आश्वस्त करना चाहूँगा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, किसी को कोई दस्तावेज, कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। जो भारत के नागरिक है, जो भारत में पैदा हुए हैं, उनको किसी प्रकार का कोई दस्तावेज, कोई प्रमाण, कोई बर्थ सर्टिफिकेट, कोई राशन कार्ड, किसी प्रकार के दस्तावेज और प्रमाण की उनको कोई आवश्यकता नहीं है।
और अभी तो एनआरसी की बात ही नहीं है। इसलिए जिस चीज की बात ही नहीं है उसके बारे में हवा खड़ा करना बिना जाने बुझे। इसलिए जैसा लोगों ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पिछले 6 महीनों के भीतर जिस तेजी से काम किया, धारा 370 को खत्म कर दिया गया, उस समय भी प्रचार किया गया क्योंकि कश्मीर मुस्लिम बहुसंख्यक राज्य है, इसलिए जो है कश्मीर धारा 370 को खत्म कर दिया गया। उनको ये नहीं बताया गया कि 370 संविधान की एक अस्थायी धारा थी, उसमें लिखा हुआ कि यह एक टेम्परेरी प्रोविजन है। टेम्परेरी का मतलब है कुछ समय के लिए वो प्रोविजन है, वो हमेशा के लिए प्रोविजन नहीं है। राम जन्मभूमि का फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो ये जानबूझकर लोगों को भड़काया गया, दंगा कराने का प्रयास किया गया। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बिहार की जनता को कि बिहार के लोगों ने शांति बनाए रखी, लोगों ने यहाँ दंगा फसाद नहीं होने दिया। इक्का दुक्का घटना छोड़कर पूरे बिहार में अमन शांति और चैन बना रहा। और आगे भी मैं सभी समुदाय के लोगों से अपील करूंगा कि भाईचारा बनाए रखिए। आज तक हम लोगों ने कभी कोई भेदभाव नहीं किया है। बिहार में तो 2005 से हम लोग सरकार में हैं, लगभग 12-13 साल हम लोग सरकार में, बीजेपी जेडीयू की सरकार है। एक भी कोई कार्यक्रम, एक भी कोई ऐसी चीज की सरकार के द्वारा कोई भेदभाव किया गया होगा। और मैं तो चुनौती देता हूँ कि राजद कांग्रेस की तुलना में हम लोगों ने ज़्यादा विकास का काम, ज़्यादा जो अकलियत के लोग हैं उनके विकास पर हम लोगों ने ज़्यादा पैसा खर्च किया है। इसलिए ये भ्रम का जाल दूर हो जाएगा, काफी हद तक दूर हो गया है। और ये जो दौरे चल रहे हैं और जनसंपर्क अभियान जो चल रहा है, हम लोग घर घर जाकर लोगों को पूरी जानकारी देंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि लोगों ने इसको स्वीकार किया है। लोगों को मालूम पड़ा है कि नहीं ये उचित है, इसमें कोई भी चीज असंवैधानिक नहीं है, कोई भी गलत नहीं। तो इतना ही कहना था, आपको पूछना हो। सर आपने कुछ दिन पहले एनपीआर के बारे में कही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक डाटा बताया था जो इस डेट में ये सब कुछ होगा, उस पर आपत्ति जताई थी सरकार के मंत्री हैं नीरज जी। तो लगता है कि सरकार में एनपीआर को लेकर बिहार में अभी भ्रम की लगता है कि आप रोज अखबार नहीं पढ़ते। जी जी एक तो नीरज जी ने कोई आपत्ति नहीं कराई, उसका पूरा तो आ ही चुका समाचार, पूरा नोटिफाई हो गया सरकार का, सब कुछ आई, अखबार पढ़िए तो पूरा, कोई विवाद नहीं है उसको लेकर। ये तो देश के सभी राज्यों में होना है, कोई राज्य ये नहीं कर सकता कि ये तो जनगणना का काम है जी। इसलिए बिना जानकारी के किसी एक व्यक्ति ने कहा दिया था, उनकी जानकारी भी तो बाद में तो पूरा, आज तो अखबार में पूरा समाचार आ गया।